हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है, संबंध एवं फलन के जो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चार्ट के चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ और बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बार बार आता है। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी करा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखा है। एक बार मेरे कहने पर डिस्क्रिप्शन खोल के जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना, जो इस वीडियो को लाइक करेगा गणित में 100 में से 100 नंबर उसके जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयव क्रमशः एम तथा एन हो तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। देखो, हमारे पास एक संबंध है जो कि ए से बी में जा रहा है। ये ए है, ये बी है। ए से बी में हमारा क्या जा रहा है? संबंध जा रहा है। ए में जो अवयव हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं एम, और इसमें दे रखा है एन। देखो, यहाँ अंक भी बोल सकता था, एम की जगह पे 2 दे देता, एन की जगह पे 3 दे देता। ठीक है, इससे प्रश्न बनाया जा सकता है न्यूमेरिकल, कुछ भी बोल लिख कर एम। तो एम और एन की जगह कुछ भी लिखोगे, फॉर्मूला क्या होगा? हमसे क्या पूछा है? ए से बी में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। तो संबंधों की जो संख्या का सूत्र होता है, संबंधों की संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है 2 की पावर ए में कितने अवयव हैं गुणा बी में कितने अवयव हैं। तो ए में अवयव है एम गुणा बी में अवयव है एन। तो ये हो जाएगा 2 की पावर एम एन। कितना आ जाएगा? 2 की पावर एम एन। तो ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 की पावर एम गुणा एन। ठीक है, कमेंट में मुझे आंसर बताइए। कमेंट में मुझे आंसर देना है। अगर यहाँ m की जगह पर 2 रहे और n की जगह पर 3 में कर दूं तो संबंधों की संख्या कितनी होगी? प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर a में 2 अवयव हो, b में 3 अवयव हो, तो संबंधों की संख्या कितनी होगी? कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। फलन दे रखा है, परिभाषित फलन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। यही प्रश्न, सेम प्रश्न 2022 में, 23 में, 24 में लगातार पूछा जा रहा है 3 साल से। तो इस साल भी एग्जाम में आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चन का मैं ट्रिक बता देता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। ट्रिक क्या है पहले ये देख लेते हैं। अगर फलन मेरा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जाए और मेरे पास फलन अगर ऐसा हो, x की पावर में कोई भी सम संख्या हो, कोई भी सम संख्या हो, या फिर x की पावर में कोई भी सम संख्या हो, आप कोई संख्या जोड़ो या कुछ घटा दो, यहाँ पे कोई भी नंबर, कोई भी अंक। ठीक है, x की पावर में कोई सम संख्या है, कोई भी नंबर जोड़ो या घटा दो। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया उदाहरण के तौर पे x की पावर 2 या फिर x की पावर 4 में से मैं 2 जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर x की पावर 2 में से मैंने 1 घटा दिया। ठीक है, 2 x की पावर मतलब कहाँ जोड़ना है? पावर में नहीं जोड़ना है, यहाँ पर ध्यान रखिए, पावर में नहीं जोड़ना है, नॉर्मल जोड़ना है। अंक आप जोड़ते हो या घटाते हो। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे यहाँ देखिए, ये चीज़ है। जैसे एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दो, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस के 2 लिख दो, या फिर एक्स की पावर प्लस 2 लिख दो, या सिर्फ एक्स की पावर 6 लिख दो। इन सभी प्रश्नों में, इन सभी फलनों में, ये सभी फलन ट्रिक बता रहा हूँ पहले, क्योंकि क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना समय तुम बचा पाओ तुम्हारे लिए उतना फायदा है सब्जेक्टिव प्रश्न में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में टीचर तुमसे ये नहीं पूछ रहा है कि तुमने कैसे आंसर निकाल के दिया है, उससे बस सही आंसर से मतलब हो। तो तुम्हारे लिए अगर समय बचाना तो ये ट्रिक का जानना बहुत जरूरी है। अगर फलन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है और फलन एक्स की पावर में कोई सम संख्या है या एक्स की पावर में सम संख्या में कोई संख्या जुड़ रहा है या फिर घट रहा है, तो उसका जो उत्तर होगा क्या होगा? ना तो ये एक ही होगा और ना ही आच्छादक होगा। अब मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि भैया आच्छादक और एकाकी क्यों नहीं है। ठीक है, ये आच्छादक और एकाकी क्यों नहीं है ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। ना तो ये एकाकी है और ना ही आच्छादक। ट्रिक तो जान गए, अब कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी समझ लो। ठीक है,
चलिए एकाकी क्यों नहीं है ये बात करते हैं। पहले बात करेंगे एकाकी क्यों नहीं है, एकाकी फलन की जांच करेंगे। हमारे पास x है और y, fx को हम y कहते हैं। y बराबर क्या दे रखा है प्रश्न में, y बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये y होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है और इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है कि नहीं। मैंने x के जगह पर 1 लिया, यहाँ रखा मैंने x के जगह पर 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया। मैंने x के जगह पर माइनस का 1 लिया, -1 का वर्ग प्लस 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3। दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये एकाकी नहीं होगा, ये होगा बहु एकाकी, ये एकाकी नहीं है। ठीक है, अगर इनपुट अलग अलग है तो उनका आउटपुट भी अलग अलग आना चाहिए। अगर इनपुट अलग अलग है, आउटपुट सेम आ रहा है, तो ये एकाकी नहीं होता है। उदाहरण मैंने आपको दे दिया। अब आपको आच्छादक चेक करना है। आपको क्या चेक करना है, आच्छादक चेक करना है। चेक करते हैं आच्छादक फलन के लिए क्या बात होती है। देखो हम क्या करते हैं, माना ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, बड़े नंबर में 2 नंबर 4 नंबर है ना, 5 नंबर में भी आ सकता है। तो ये मत सोचो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। एफ को हम क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। तो वाई बराबर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। फिर हमें एक्स का मान निकालना होता है। एक्स का मान क्या आ गया, वाई माइनस के 2 अंडर रूट में। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ बनाओगे ये x है और ये y है। ठीक है, ये x है और ये y है। इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है। ये हमारा x है और ये हमारा y है। x जो है वो किसके बराबर है, y माइनस 2 के बराबर है। आच्छादक कब होता है, आच्छादक होता है जब सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण कहाँ मौजूद हो, प्रांत में उपस्थित हो। अगर एक भी का छूट जाता है प्रतिचित्रण, तो वो फिर आच्छादक नहीं होता है। यहाँ तो अनगिनत नंबर्स दिखा दूंगा जिनका प्रतिचित्रण नहीं होगा। सिंपल सी बात करते हैं, मैंने यहाँ ले लिया माइनस का 3 ले लिया है, एक पद लिया है मैंने। -3 वास्तविक संख्या में होता है, बिल्कुल होता है। अब ये मान मैं यहाँ पर रखूंगा, ये -3 यहाँ पे ले लिया, y की जगह पे मैंने माइनस का 3 रख दिया और ऑलरेडी माइनस का 2 है, तो क्या हो गया, -5। क्या -5 वास्तविक संख्या में आता है, क्योंकि ये चीज वास्तविक संख्या में नहीं है, तो -3 का प्रतिचित्रण नहीं मिला, इसका छूट गया। अगर एक का भी छूट जाता है तो फिर वो आच्छादक नहीं होता है। ऐसे तो कितने सारे माइनस के मिल जाएंगे यहाँ पर, -2 -1 3 -3 4 -4 माइनस के बाद माइनस के 6, जिसका भी माइनस वाला रखोगे किसी का भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक का भी छूट जाएगा तो आच्छादक नहीं होता है। तो यहाँ पे तो अनगिनत चीज है जिनका मिलेगा ही नहीं, तो ये एकाकी भी नहीं है और ये आच्छादक भी नहीं है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं हर साल एग्जाम में आता है इस प्रकार का प्रश्न। कह रहे हैं मान लीजिए कि समुच्चय n प्राकृतिक संख्या में a से b में एक ऐसा संबंध हमें दिया गया है कि जो a है ना वो b - 2 के बराबर है और b का मान आपको 6 से बड़ा ही लेना है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमें बताना है। 6 से बड़ा लेना है, 6 से बड़ा यहाँ दिख रहा है आपको 8 8, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही सही होना चाहिए। तो यदि b बराबर में 8 ले लूँ, b बराबर में 8 ले लूँ, मुझे यहाँ रखना है a बराबर क्या है मेरे पास, a है b - 2 के बराबर, b का मान रखो 8, तो a हमें मिल जाएगा 6, a हमें क्या मिल जाएगा 6। इसलिए देखो a का संबंध a, b r में है, a हमें 6 मिला और b हमने क्या माना था 8। क्या 6,8 r में है, ऑप्शन में देखो 6,8 दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये बिहार बोर्ड, ये यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, जितने भी हिंदी मीडियम है और सीबीएसई बोर्ड जो भी हिंदी मीडियम में है, उन सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मेरी बातों पे आप विश्वास नहीं करते हो तो यहाँ इस वीडियो से कोई से भी क्वेश्चन आपके टीचर को दिखा दो, जहाँ पर आप कोचिंग में पढ़ते हो या कहीं स्कूल में कहीं पढ़ते हो। अगर वो टीचर बोल दे कि भैया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसके अगले दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ
छाट छाट के लाया हूँ, ये बार बार एग्जाम में आते हैं और मेरा दावा है इस साल भी एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव वाला तो ऑलरेडी वीडियो बना ही रखा है, ये ऑब्जेक्टिव भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, एग्जाम में आता है। कह रहे हैं यदि समुच्चय ए में 5 अवयव हो, समुच्चय बी में 6 अवयव हो, तो ए से बी में एकाकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रणों की संख्या कितनी होगी। अगर बात बोली जा रही है यहाँ पर एकाकी और आच्छादक, ठीक है, एकाकी और आच्छादक, तो हमें प्रतिचित्रण कितना मिलेगा ये ध्यान रखना है। देखो, एकाकी और आच्छादक तभी मिलते हैं जब ए में जो अवयव है और बी में जो अवयव है वो समान होंगे ना। जब अवयव समान होंगे तब ही एकाकी व आच्छादक प्रतिचित्रण मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और उसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, उसका सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है फैक्टोरियल एन। वो क्या होता है, फैक्टोरियल एन, इसका एकाकी और आच्छादक अगर निकालना है तो। अब इसमें देखो ए में कितने हैं 5, बी में है 6 अवयव, क्या समान है और बी में? जी बिल्कुल नहीं, समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो एकाकी और आच्छादक प्रतिचित्रणों की संख्या हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब मैं खुद से एक प्रश्न यहां से बना लेता हूं। ठीक है, अब मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए में अवयव है 3 और बी में भी अवयव है 3 और आपसे पूछा गया एकाकी प्रतिचित्रणों की संख्या, इसका सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल एन। तो एन कितना है, 3 है। 3 फैक्टोरियल क्या से लिखोगे, 3 गुणा 2 गुणा 1, तो आंसर आएगा 6। एकाकी और आच्छादक प्रतिचित्रणों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। एक क्वेश्चन मैंने लेके भी आपको बता दिया, समझा दिया। कोई डाउट, कोई दिक्कत? अगर आपको नोट्स इनके, आप प्रॉपर नोट्स बना लेना, क्वेश्चन विद आंसर लिख लेना, या फिर मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना लेना। ओके, काम की चीज़ें हैं। सब्जेक्टिव के वीडियोस मैंने अलग से बना रखे हैं, एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ज़रूर देखना। ठीक है, ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये पेड में भी नहीं मिलता किसी को। आपको विश्वास नहीं है, आप किसी का भी पेड लो कोर्स खरीद लो और फिर जाके देखिए। ठीक है, आपको फर्क दिख जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये जो फलन हमें दे रखा है x की पावर 3 परिभाषित फलन जो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, ये कैसा फलन है? ये कैसा फलन है? एकाकी और आच्छादक के बारे में पूछ रहा है, तो पहले एकाकी देख लेते हैं। एकाकी चेक करो, एकाकी के बारे में चेक करो, सारा डाउट आपका चित्र क्लियर कर देगा। मैं जो भी बता रहा हूँ चित्र की मदद से समझा रहा हूँ। ये हमारा x है और y हमारा क्या, x की पावर 3 के बराबर है। इसके पास पूरी वास्तविक संख्या, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या। देखो x का मान मैंने 1 लिया, यहाँ रखूंगा 1, 1 की घात 3 मुझे 1 देगा। मैंने -1 लिया, -1 रखूंगा यहाँ पर, माइनस की x की जगह पर, तो ये मुझे -1 दे रहा है। मैंने दो अलग अलग इनपुट लिए, मुझे 2 अलग अलग आउटपुट मिले, तो ये क्या है, एकाकी है। ये क्या है, एकाकी है। अब नंबर 2 पे चेक करने आ जाते हैं हम आच्छादक। क्या चेक करने आ जाते हैं, अच्छा लिख दिया आच्छादक, ठीक है। आच्छादक का प्रोसेस क्या होता है, माना fx को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। y बराबर हमारे पास क्या, x की पावर 3 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, y की घात 1/3, y की घात 1/3। चित्र बना के दिखाता हूँ। ये r से r में जा रहा है, ये हमारा x है और ये हमारा y है। x किसके बराबर आया है, y की पावर 1/3। प्रतिचित्रण देखना है, मैंने क्या ले लिया, क्योंकि आच्छादक कब होगा, जब सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में मिले। सीधी सी बात है। इन शॉर्ट, जब सह प्रांत परिसर के बराबर होता है तभी आच्छादक होता है। एग्जाम में आता है कि अभी एक क्वेश्चन मैंने लिया भी है,
आच्छादक जब होगा ना, तब उसका जो सह प्रांत है और उसका जो परिसर है वो दोनों बराबर होते हैं। कोडोमेन और जो रेंज होती है वो आपस में समान होती है। दिमाग में डाल लो, खोपड़ी में। तो मैं यहाँ से तो अनगिनत नंबर है जो इनका प्रतिचित्रण नहीं मिलेगा। सिंपल से मैंने एक नंबर उठाया 2, वो भी माइनस का। इस 2 को मैंने यहाँ रख दिया है, -2 की पावर 1/3। क्या ये वास्तविक संख्या में आता है? नहीं आता, ये वास्तविक संख्या में नहीं आता। कभी भी नेगेटिव और पावर में कुछ भी रेडिकल्स आ जाए, 1/3, 2/3, 1/2, ये सब रेडिकल्स पावर्स में होते हैं। और जब भी रेडिकल की पावर माइनस की पावर में रेडिकल्स होते हैं, वो वास्तविक संख्या में नहीं आते हैं। तो ये नहीं है, इसका प्रतिचित्रण यहाँ पर नहीं मिला। एक का भी छूट गया तो आच्छादक नहीं होता है, तो ये आच्छादक नहीं है। ये एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एकाकी लेकिन आच्छादक नहीं, पहला वाला ही सही हो जाएगा। हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ गया कि नहीं? चलते हैं अगले प्रश्न में। हाँ, शानदार क्वेश्चन है। इस प्रश्न को बड़े नंबर में भी पूछा जाता है। इसको ऑब्जेक्टिव में तो हमने डाल दिया है, इसको बड़े नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, 5-5 नंबर में, बड़े बड़े नंबर में। कह रहे हैं फलन जो हमारा है प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है और ये कुछ ऐसा है, अगर x विषम लोगे तो ये फलन लेना है और सम लोगे तो ये फलन लेना है। चलिए, क्या एकाकी है या नहीं देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एकाकी। थोड़ा ध्यान से देखना, एकाकी के लिए हम चेक कर रहे हैं, एकाकी के लिए हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैं नंबर लिख दूँ क्योंकि इसके पास प्राकृतिक संख्या, इसके पास प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ऐसा चलता रहेगा। इधर भी बहुत सारे नंबर है, प्राकृतिक संख्या ना, अनगिनत नंबर है। अब देखो मैंने एक ले लिया, एक क्या है विषम। जब विषम संख्या होगी तो हमें ये लेना है, x+1 लेना है। तो x होता है, ये y होता है, ये विषम है। x की जगह पे क्या रखोगे? 1 रखोगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। 1 ने मुझे 2 दिया, अब मैं 2 रखूंगा। 2 क्या है? सम है, सम के लिए ये वाला फलन है। x की जगह 2 रखोगे, 2 में से घटाओगे 1 आ जाएगा। 2 मुझे कितने दे रहा है? 1 दे रहा है। ऐसे 3 के लिए चेक करोगे तो देखो मेन चीज़ क्या है, 1 ने मुझे 2 दिया, 2 ने मुझे 1 दिया। 2 अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं, यानी कि ये एकाकी है, ये एकाकी है। ठीक है, तो ऑप्शन में आ जाते हैं फलन एकाकी आच्छादक है, बहु एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एकाकी और नहीं आच्छादक है। चलिए आच्छादक की भी बात करते हैं। तो आप थोड़ा आइडिया आपका यहीं से लग जाएगा, चित्र से। देखो आपको चित्र से आइडिया लग जाएगा। कैसे? जैसे 3 रखोगे, 3 तो आपको क्या देगा? 4 देगा, और 4 आपको 3 देगा। ठीक है, ऐसे एक का जो प्रतिचित्रण है, देखो यहाँ से देखो, एक का प्रतिचित्रण क्या है? 2 है, 2 का क्या है? 1 है, 3 का क्या है? 4 है, 4 का क्या है? 3 है। तो हर एक अवयव का प्रतिचित्रण इधर मिल जरूर रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये आच्छादक भी है। अब f(x) बराबर आप कहोगे सर y करके क्यों नहीं माना? तो वैसा भी कर सकते हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों में। यहाँ चित्र से ही दिख जा रहा है कि भैया एक का प्रतिचित्रण क्या है? एक ने इसके साथ जुड़ा हुआ 2 के साथ, तो एक का प्रतिचित्रण 2 है। 2 किसके साथ जुड़ा हुआ? 1 के साथ। 2 का प्रतिचित्रण 1 है। 3 का किस प्रतिचित्रण क्या है? 4 है। 4 का प्रतिचित्रण कितना है? 3 है। तो सबका मिल रहा है, कोई भी खाली नहीं छूटेगा, कोई भी खाली नहीं छूटेगा। यानी कि ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है। मक्खन की तरह मैंने आपको समझा दिया। अगर आप चाहते हो कि इसका सब्जेक्टिव प्रश्न देखना है तो ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखा है, प्रश्नावली 10.1। कुछ दिन पहले मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है जाके देख लीजिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, थोड़ा मुझे सपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, और आपका ही फायदा है इसमें, जाके देखिएगा। ठीक है, मैंने बहुत देखा है कि जब सेशन स्टार्ट होता है ना स्कूलों में या कोचिंग में, तो ये चैप्टर कोई टीचर नहीं पढ़ाता, कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता। मैक्सिमम 95% से 99% मैंने ये देखा है कि टीचर इस चैप्टर को नहीं पढ़ाते हैं। अब क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कोचिंग में या स्कूल में? तो जो टीचर आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहा है, फैक्ट सुन लो, उस टीचर को खुद ये चैप्टर नहीं आता है। इसी वजह से वो आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाता है। स्टार्टिंग में बोलता है कि टफ है। टफ नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है वास्तविकता में। ठीक है, वो डर आपके मन में बैठाया जाता है कि भाई ये बहुत अजीब चैप्टर है, ये मुझे आप मत पढ़ो, लास्ट में पढ़ा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। क्वेश्चन में करवाई भी रहा हूँ, आप मेरे तरीके से वीडियो देखिए तो सही, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे आसान चैप्टर है, जो चैप्टर
टीचर तुम्हें नहीं पढ़ाया है ना, उसको खुद ये नहीं आता है, सीधी बात है। ठीक है, बाकी ये बहुत काम का चैप्टर है। अभी क्लास 12 के बाद आप कक्षा किस में जाओगे, कक्षा जाओगे ना आप, बीएससी बीटेक वगैरह लोगे, तो वहाँ पर भाई मॉडर्न अलजेब्रा नाम की किताब आएगी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की एक किताब आएगी। वहाँ पर तो ये बेसिक है उसका, अगर ये बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा वहाँ पर लटक जाओगे। ठीक है, कक्षा 12 तक जितना आपको पढ़ना था ना, पढ़ लिया आपने। अब आपकी आएगी प्योर मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स आएगी, सिर्फ थ्योरम 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 आएगा। ठीक है, फिर तो क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने जो क्लास 12 में 100 में से 100 मार्क्स है मैथमेटिक्स में, लेकिन जैसे ही वो बीएससी में गए, बीटेक बीए मैथमेटिक्स में लिया, वो मुश्किल से पास हो पा रहे हैं, फेल भी हो गए हैं। ठीक है, मेरे साथ का एक दोस्त है, मैथमेटिक्स में 99, लेकिन बीए और बीएससी मैथमेटिक्स में खत्म कहानी। एक लड़की थी टॉपर, ठीक है, टॉपर लड़की है, सारे सब्जेक्ट में मस्त नंबर है, टॉपर। जब वो बीएससी में जब गई तो वो रो रही है। ठीक है, लिटर की भाई क्या कैसी मैथ है, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का पूरा जो लेवल था 11 12 में एक जैसा था, अब जब बीएससी में जाओगे तो और एक लेवल का आ जाएगा, उसके बाद एमएससी में और एक लेवल का आ जाएगा। ठीक है, और आपको जान के आश्चर्य नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मेरी मैथमेटिक्स उतनी ही अच्छी होती गई। आपने देखा होगा कि मैंने अपने चैनल पे बीएससी एमएससी के मैथमेटिक्स 4000 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, और एक छपरी टीचर आके मुझसे उस वीडियो में मेरी कंपैरिजन करता है कि मुझे कुछ नहीं आता, ये है वो है। तो भाई जाके पहले तू मेरा वीडियो देख ले, 4000 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। जब मैं खुद पढ़ता था ना, खुद, तब मैं बच्चों को भी पढ़ाता था। ठीक है, पहले मैंने बीएससी एमएससी को पढ़ाया है यहाँ इस चैनल पर। ठीक है, तकिया पे रख रख के सब पढ़ाता था बच्चों को, सेटअप नहीं था मेरे पास। ठीक है, और जब मैं कोचिंग करने गया था, नेट की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग करने गया था हरियाणा, ठीक है, तो जब लोगों को मैं जो भी सीखता था ना, मुझे पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक है बचपन से, तो जो भी मैं सीखता था सेल्फ स्टडी करके उसकी मैं वीडियो बना के डालता था, इस तरीके से पढ़ाता था, लोगों को लगता था कि टीचर है जो कोचिंग कर रहे हैं ना, वो मेरे वीडियोस देखते थे। पहले वो कोचिंग कर रहे हैं और उसके बाद आके घर पे आके ना वो मेरे वीडियोस देखते थे, उनको लगता था कि मैं टीचर हूँ, बल्कि मैं खुद एक स्टूडेंट था, उस टाइम पे खुद सेल्फ स्टडी कर रहा था। ठीक है, जब मैं इन टॉपिक्स के वीडियो बना रहा था ना, उस टाइम पे पूरे इंडिया में मेरा चैनल नंबर 1 था उस कैटेगरी में, नेट गेट के लिए। जहाँ मैं पढ़ने गया था ना, तो उन जो टीचर का भी यूट्यूब चैनल था, उनसे भी ज़्यादा ट्रिपल सब्सक्राइबर मेरे थे, और उनको भी लगता था कि मैं एक टीचर हूँ। तो जब मैं गया तो मेरे को सब देख रहे थे, पूरा कोचिंग पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है कि अरे, क्योंकि उनको लगता था कि मैं एक टीचर हूँ जबकि मैं एक स्टूडेंट था। ठीक है, सब मेरे पे देखते थे। तो भाई उस चीज़ की बात छोड़ दो, हाँ ये अलग बात है, मैंने पिछले 5 सालों से, जब से कोविड लगा है, मैंने बीएससी एमएससी और नेट गेट की कंटेंट पे हाथ नहीं लगाया। और जब आप किस चीज़ को छूते नहीं हो तो आपके दिमाग से वो धीरे धीरे हटने लगता है। मेरे से भी हट गया है, थोड़ा एक बार रिवीजन करूंगा ना। ये जो अलमारी मेरे पास बड़ी बड़ी है, सेल्फ स्टडी नोट्स है, मेरी किताबों से बड़ी बड़ी है, तुम जिसकी तुलना करते हो ना भाई, तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। दुनिया का कोई सा भी एग्जाम, कोई सा भी बुक जो ना तुमने कभी पढ़ी हो ना मैंने कभी पढ़ी हो, एक टीचर हमको पढ़ाएगा और उसकी हमें एग्जाम देनी होगी। कंपैरिजन करके देख लो, खुला चैलेंज है तुम्हें, तुमसे ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा, तुमसे ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा, खुला चैलेंज है। कोई भी किताब जो तुमने आज तक ना पढ़ी हो, मैंने आज तक नहीं पढ़ी हो, चाहे वो सब्जेक्ट आर्ट साइड का हो या कोई भी कॉमर्स का हो, पढ़ने की बात जहाँ आती है ना, तो हम वहाँ फोड़ के ही आते हैं। ठीक है, ये एबिलिटी मेरे भगवान की देन है, मेरे गुरुजन की देन है। बाकी मैं किसी को, मैंने हमेशा बोला है, आप एक अच्छे टीचर हो, अच्छा पढ़ाओ, इन सब फालतू के बकवास की बातों में ना हो, कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करो। मैं हमेशा जो अच्छे टीचर होते हैं ना, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो छपरी टीचर होते हैं उनको मैं लताड़ता भी बहुत हूँ। ठीक है, निखिल सर है मेरे आदर्श, इतना अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स। ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बढ़िया बोलता हूँ। तुम भी बढ़िया पढ़ाते हो, तुम भी अच्छे पढ़ाते हो, लेकिन फालतू की चीज़ों में मत रहो, यही मैं कहूँगा। क्योंकि ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आपके ऊपर ऐसा ऐसा बोलता है, आप उसका नाम तक नहीं लेते हो, क्योंकि वो तुम भाई नाम लेने के लायक नहीं हो, पहले बनो फिर लेंगे नाम। ठीक है, अच्छा काम करोगे, अच्छा नाम लेके मैं आपको पुकारूंगा। ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूँ। बाकी कोई हेट नहीं है, तुम्हें मेरा प्यार है भाई, कभी भी आओ उत्तराखंड मेरे घर पे आना, सेवा जत्कार हम क्या करनी होती है मैं तुम्हें बताऊंगा। दोनों भाई हैं, भाई की तरह घूमेंगे फिरेंगे। ठीक है, आई लव यू।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r जो कि x और y में एक ऐसा संबंध है कि x माइनस वाई का अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो एक से छोटा आता है, एक आना चाहिए, ये एक से छोटा आना चाहिए। देखो जरूरी इन जब यह क्या है, असमीका है, होल्ड कब कहा जाएगा, जब या तो छोटा हो या बराबर हो, कोई भी एक कंडीशन होल्ड करेगी तो होल्ड हो जाएगी। ये क्या है, स्वतुल्य सममित संक्रामक के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्वतुल्य पे। सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य पे, बात करेंगे। स्वतुल्य का मतलब खुद का संबंध खुद के साथ। क्या खुद का संबंध खुद के साथ लेके है या नहीं है? अगर x का x के साथ है तो यहाँ रख के देख लेते हैं। x की जगह x, y की जगह पे भी x, क्या आ जाएगा? 0। 0 का मॉडुलस क्या होता है? 0। 0 जो है एक से छोटा है, कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो भैया ये स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। अब नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 पे आ जाते हैं सममित। ठीक है, सममित पे आ जाएंगे। अगर a का संबंध b के साथ है तो हमें प्रश्न के अनुसार क्या मिल जाएगा? a माइनस बी एक से छोटा होगा। तो अगर a का संबंध b के साथ और b का संबंध भी मुझे a के साथ दिखाना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, माइनस उभयनिष्ठ ले लिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और मॉडुलस से माइनस बाहर आके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, b माइनस ए। ठीक है, तो संतुष्ट कर रहा है कंडीशन को। अगर b माइनस ए मॉडुलस एक से छोटा है तो इसका सीधा मतलब है b का संबंध a के साथ हो जाएगा। ठीक है, b का संबंध a के साथ हो जाएगा, तो ये सममित भी हो जाएगा, ये सममित भी हो जाएगा। अब रही बात संक्रामक की, संक्रामक पे आ जाओ। ठीक, संक्रामक पे क्या हो जाएगा देखते हैं। यदि एक्स वाई का संबंध आर में ले लो, वाई पे खत्म हो तो वाई से स्टार्ट करना है। यदि वाई जेड का संबंध आर में हम ले लेते हैं तो हमें संबंध दिखाना है एक्स का जेड के साथ। तो प्रश्न के अनुसार अगर एक्स का संबंध वाई के साथ है तो एक्स माइनस के जेड लेस देन 1 होना चाहिए, और अगर y का संबंध z के साथ है प्रश्न के अनुसार y माइनस जेड का मॉडुलस 1 से छोटा होना चाहिए। अब इसको और इसको जोड़ देंगे समीकरण को 2 को, तो x माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, और 1 प्लस 1, तो ये होगा x माइनस जेड। क्यों लिख दिया मैंने? x माइनस वाई होगा ना, y है ये, प्लस का y माइनस का y घटा, x माइनस जेड। यहाँ पर क्या आ गया? 2 आ गया। 2 नहीं, मुझे क्या चाहिए था? 1। नहीं आ रहा, कंडीशन को संतुष्ट नहीं करे तो संक्रामक नहीं है। तो ये क्या है मेरे भाई? सिर्फ स्वतुल्य और सम्मित है, स्वतुल्य और सम्मित है, संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य और सम्मित है। ठीक है, कई लोग बोलते भी हैं कि सर आप तैयारी जब कर रहे थे तो आपने छोड़ क्यों दिया पढ़ाई? ये भी मन में आ रहा है ना, आ रहा होगा। तो भाई मैंने कई बार बोला है अलग वीडियो में कि मैं अपने मैं तो गरीब घर से, बहुत गरीब घर से हूँ, और फिर मेरे मम्मी पापा की शादी के 10 साल बाद जाके मैं पैदा हुआ हूँ, घर का बड़ा हूँ। ठीक है, बड़ी उम्मीदों से मैं पैदा हुआ था भोलेनाथ की कृपा से, तभी मेरा नाम तारक रखा गया है। तारक भोलेनाथ का ही नाम होता है, जानते हो ना, इसी वजह से मेरा नाम रखा गया तारक। ठीक है, और उसके बाद जब घर का बड़ा होता हूँ, और मेरे से छोटे भाई भी हैं जो काम पे जाते थे, सिडकुल छोटे मोटे, और मैं घर का बड़ा हूँ। और आप जानते हो पीएचडी करने के बाद भी तुरंत जॉब नहीं लगती है। अभी मैं तैयारी कर रहा था और घर का, मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो रखे थे, तो उन्होंने मुझे बोला, और मैं वहाँ पे जाके 2 महीने बीमार भी रहा, 2 महीने बीमार पड़ गए, फूड पॉइजनिंग हो गई, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट मेरे को सूट नहीं कर रहा था। 2 महीना बीमार रहा, मैं एडमिट भी रहा 3 दिन वहाँ पर हॉस्पिटल में, पानीपत में। ठीक है, और मेरे सारे सेविंग भी खत्म हो गए थे, घर से पैसा मांगा तो थे नहीं। तो फिर मम्मी पापा ने मुझे बोला कि भाई तू कब तक पढ़ेगा, सिर्फ पढ़ता ही रहेगा, तेरे छोटे भाई बहन भी तो हैं। अब जब घर से ये चीज़ बोली जाती है, घर का बड़ा हूँ, तो कितना दुख लगा होगा मुझे, आप नहीं समझ सकते, है कि नहीं। तो फिर मैंने अपना सपना था, मेरा भाई प्रोफेसर, मेरा एक ही सपना था। मैंने कभी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, क्योंकि मेरा गोल एक ही था कि मुझे मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, मुझे प्रोफेसर बनना था डिग्री कॉलेज का, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा ओनली कॉलेज में जाके, एकमात्र सपना देखा था। फिर घर पे जब बुलावा आया तो मैं सब छोड़ छाड़ के घर आया, सब मुझे ड्रॉप करना पड़ा, मैं बहुत रोया, छोड़ दिया। और उसके बाद घर पे कोचिंग पढ़ाने लग गया, ज़्यादा से ज़्यादा बैचेस पढ़ाने लग गया, और जो भी समय मुझे मिलता था दिन में, फिर यूट्यूब में वीडियोस बनाता था। ठीक है,
तो ये है मेरी जर्नी। और फिर फैमिली जब हो जाती है तो फैमिली देखूँ, यूट्यूब देखूँ, फिर अलग से टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं ऑफलाइन बढ़ाओ, फिर ये कंटेंट बनाओ, फिर वीडियो शूट करो, रिकॉर्ड करो, डालो, और फिर 9th 10th 11th 12th हर विषय को देखना होता है, तो बहुत टाइम चला जाता है दिन में, फैमिली को भी टाइम देना होता है, तो फिर अलग से वो टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे मान लीजिए कि फलन जो है हमारा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है और फलन मेरे पास f(x) बराबर 3x है, तो सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर का आपको चयन करना है। ये एकाकी आच्छादक होगा या नहीं है, चलिए चेक करते हैं। एकाकी, तो ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है। क्वेश्चन देख के मैं बोल दे रहा हूँ कि एकाकी और आच्छादक दोनों है। कैसे देखते हैं, देखो क्या है, आर से आर है, इसके पास भी आर है, इसके पास भी आर है, ये x है और f(x) हमारे पास क्या है, 3x के बराबर है, ठीक है। तो मैं x अगर 1 ले लूँ, यहाँ रखूँगा 1, 3 गुणा 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर मैं 0 ले लूँ तो 0 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 ले लूँ तो x का माइनस का 3 आ जाएगा। तो देखो जो इनपुट है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट दे रहे हैं, तो ये क्या की है, क्या की ये है। आच्छादक की भी बात करेंगे तो चित्र से ही पता लग रहा है कि सभी अवयव का प्रतिचित्रण यहाँ मौजूद है। अगर मैं हल करके भी दिखाऊं, हम क्या करते हैं, f(x) को y मान लेते हैं आच्छादक में, यही तो काम करते हैं। तो हमारे पास प्रश्न में y बराबर क्या है, 3x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y/3 हो जाएगा, y/3 हो जाएगा। ये चीज़ है, ये चीज़ है। अब देखिए ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये r है, ये भी r है, ठीक है। x बराबर क्या है, y के बट्टे में 3 है, ठीक है। तो अब कुछ भी वास्तविक संख्या यहाँ रख के देखो, 0 रख दोगे, 0/3 क्या आ गया, 0 r में आ गया। 2 रख दोगे तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, ये भी r में है, ठीक है। माइनस का 2 रख दो तो ये माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो जो भी अवयव आप r से लोगे उसका प्रतिचित्रण इसी r में ही मिलेगा, वास्तविक संख्या में ही मिलेगा, तो ये आच्छादक भी हो जाएगा। एकाकी भी है और आच्छादक भी है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि जो फलन है f(x) बराबर यह है जो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, ठीक है। f का प्रतिलोम यह है, निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा। प्रतिलोम की बात कर रहा है, प्रतिलोम फलन क्या होगा वो हमें बताना है। तो जो आच्छादक का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, उसी में से प्रतिलोम फलन वाला निकल जाता है। ये फलन है, f(x) का y मान लोगे, y बराबर हमारे पास है 4x + 3x + 4 है। यहाँ से आपको x का मान निकालना है, यहाँ से क्या करना है, x का मान निकालना है। तिरछे गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 3xy + 4y 4x, ठीक है। तो x वाले को एक तरफ ले जाओ, 4y 4x प्लस का 3xy इधर के माइनस का हो गया, तो यहाँ से x वंश निकालेंगे, 4 माइनस का 3y हो जाएगा और इधर है 4y, ठीक है। ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, 4 माइनस के 3y। ये हमारा प्रतिलोम फलन के लिए आ जाता है। तो 4y बट्टे में 4 माइनस का 3y, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा प्रतिलोम फलन के लिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये करूंगा मैं ट्रिक से, जो मैंने वीडियो के पहले क्वेश्चन में बता दिया था, ठीक है ना। देखो फलन जा रहा है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, फलन x की पावर क्या है, सम संख्या। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये एकाकी भी नहीं होगा और आच्छादक भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ना तो ये एकाकी है और ना ही ये आच्छादक है, ठीक है। ट्रिक से हमने कर लिया 2 सेकंड के अंदर, उससे भी कम, ठीक है। और अगर आपको ट्रिक नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन करके भी दिखा दिया था मैंने, वैसे भी आप चेक कर सकते हो। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 1/x x के द्वारा परिभाषित फलन है, तो ये कैसा होगा। देखो x आ रहा है r से,
वास्तविक संख्या से आ रहा है, तो वास्तविक संख्या में तो जीरो भी होता है, जीरो, एक्स बराबर जीरो ले लो। अगर मैं यहाँ पर रख दूं फलन, एक के बट्टे में जीरो, किसी के बट्टे में भी जीरो, तो वो क्या होता है, वो होता है अपरिभाषित। वो क्या होता है भाइयों, अपरिभाषित होता है। एक क्या कि अच्छा तक की तो बात ही नहीं आएगी भाई, फलन ही परिभाषित नहीं है, तो क्या लिखोगे, फलन परिभाषित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं जो फलन है, मतलब संबंध जो है एक्स से वाई में, एक ऐसा संबंध है कि एक्स और वाई पूर्णांक से आ रहे हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 के बराबर है या उससे छोटा है, तो z पर परिभाषित एक संबंध है, तो इसका परिसर निम्न में से क्या होगा। परिसर हमेशा क्या होता है, वाई वाला होता है। अब वाई सोचो और उसका हम वर्ग करें, 4 या 4 से छोटा है, तो अब जीरो लोगे, जीरो का वर्ग करोगे 4 या 4 से छोटा आएगा। एक लोगे, एक का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, एक, जो कि 4 से छोटा है। ठीक है, अब माइनस के लोगे, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर है ना, यहाँ पे मान रखना है, तो इसका भी वर्ग करोगे तो एक आ जाएगा, छोटा है 4 से। तो 2 लोगे, उसका भी वर्ग करोगे 4 आएगा, माइनस 2 लोगे, उसका भी वर्ग करोगे तो 4 आएगा। 4 या 4 से छोटा आना चाहिए, 3 नहीं ले सकता, लेना पूर्णांक ही है। तो हमारे पास परिसर क्या हो जाएगा, एक तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, परिसर। एक्स की बात ही नहीं करनी, एक्स छोड़ दो, एक्स छोड़ दो, कुछ भी हो सकता है, एक्स, एक्स भी इन्हीं में से ही आएगा। ठीक है, अगर प्रांत बोलता तो भी इन्हीं में से ही होता, इनपुट एक्स प्रांत होता, वही परिसर होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं समुच्चय 1 2 3 में 3 अवयव है और ये हमें संबंध दे रखा है, कैसा संबंध है। पहले बात करते हैं शोतुल्य की, शोतुल्य है कि नहीं। 3 अवयव है, खुद का खुद के साथ, एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, 3 का 3 के साथ है, तो भैया ये शोतुल्य तो है। 4 ऑप्शन दे रखा है ना, तो ऑप्शन में बी सही होगा। संबंध है कि नहीं देखते हैं, जैसे 1 का संबंध 2 के साथ है, 1 का संबंध 2 के साथ है ना, तो 2 का संबंध भी 1 के साथ चाहिए था सम्मित होने के लिए, है क्या, नहीं है 2,1, तो ये सम्मित नहीं है, ये सम्मित नहीं है। उसके बाद देखो, जैसे 1 का 2 पे हुआ है, तो 2 का फिर अगले से होना चाहिए था, 2 का फिर अगले से होना चाहिए था, वो पद ही नहीं है, फिर संक्रामक भी नहीं होगा। तुच्छ मतलब यहाँ तुच्छ नहीं है, तुल्यता है। तुल्यता संबंध कब होता है, तुल्यता जब होता है जब सम्मित भी हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक, जब तीनों होता है तो उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं समुच्चय ये में, ये हमारा समुच्चय आर हमें ऐसा दे रखा है, ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या विषम है, निम्न में से सही संबंध का चयन कीजिए। कह रहे ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या विषम है। ठीक है, ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या कि दोनों की दोनों को विषम है, तो कैसा संबंध होगा। तो देखो दोनों के दोनों सम है, दोनों के दोनों सम है या तो विषम, इस प्रकार से आप ले सकते हो। ठीक है, आप ऐसा नहीं ले सकते कि 1,2 ले लिया, ये सब नहीं है, एक सम ले रहे हैं एक विषम ले रहे हैं, ऐसा अलाउड नहीं है। या तो दोनों के दोनों सम लेने या दोनों के दोनों विषम लेने। जैसे 1,1 ले लिया, 2,2 ले लिया, 3,3 भी ले सकते हैं, 4,4 भी ले सकते हैं, 7 तक जाएगा ना, तो 7,7, तो 7 अवयव है इसमें, 7 अवयव, सभी का खुद के साथ संबंध निकल जाएगा, तो ये शोतुल्य तो है, शोतुल्य है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सम्मित नहीं है, क्योंकि ये पद है ही नहीं इसके पास, 1,2 नहीं, 2,1 सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं है। ठीक है, सम्मित की तो बात ही नहीं आएगी ना, क्योंकि सम्मित 1 2 है ही नहीं, तो कहाँ से बात आ जाएगी, सम्मित की तुलना बात ही नहीं करेंगे, संक्रामक भी नहीं होगा, तो स्वतुल्य होगा ओनली, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ स्वतुल्य। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं एक्स वाई तल में, एक्स वाई मतलब 2 डायमेंशन में, कह रहे हैं समस्त रेखाओं का समुच्चय एल और एल दे रखा है, L1 और L2 इस प्रकार है कि L1 L2 के समानांतर है, कैसा संबंध होगा। देखो जो एक रेखा मैं ले रहा हूँ स्वतुल्य, L1 रेखा, खुद रेखा खुद के क्या होती है, समांतर होती है, तो ये स्वतुल्य तो हो जाएगा,
ये बोलना शतुल्य नहीं है, गलत। सममित में आ जाओ। ये लिखा एक L1 लिया मैंने और ये लिखा L2। देखो यहाँ पर मैंने शतुल्य को चेक किया, खुद रेखा खुद के क्या होती है, समांतर होती है। और अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, सममित चेक कर रहा हूँ। सममित का मतलब अगर L1 का संबंध L2 के साथ है, यानी L1 L2 के समांतर है, तो L2 भी तो L1 के समांतर होगी, चित्र से स्पष्ट है। तो L2 का संबंध भी L1 में हो जाएगा। सममित है, सममित नहीं बोल रहा है तो ये गलत है। स्वतुल्य भी है और सममित भी है, ठीक है, स्वतुल्य भी है और सममित भी है। संक्रामक चेक करो, अगर L1 L2 के समांतर है, L2 ले लो L3 के समांतर, तो L1 L3 के समांतर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। संक्रामक भी है, तीनों संबंध है। जब तीनों है तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। इसी प्रश्न को अगर मैं घुमा दूं, लंब ले लेता हूं, सेम क्वेश्चन है, समांतर की जगह बस क्या कर दिया, लंब कर दिया। यदि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है, संबंध R बराबर ये दे रखा है, L1 और L2 में एक ऐसा संबंध है कि L1 L2 पर लंब है, तो परिभाषित है निम्नलिखित में से एक सही उत्तर चुननी है। तो देखो सबसे पहले आ जाते हैं स्वतुल्य चेक करो। ये जो रेखा है L1, खुद रेखा खुद के लंबवत हो सकती है क्या, खुद रेखा खुद के लंबवत हो सकती है। ये रेखा है, ये लंबवत नहीं हो सकती, खुद के समांतर जरूर हो सकती है खुद के, लेकिन लंबवत नहीं हो सकती, स्वतुल्य नहीं है। सममित पे आ जाओ, नंबर 2 सममित पे चेक करो। ये L1 रेखा है और ये L2 रेखा है, ये आपस में लंबवत ले लिया मैंने। अगर L1 L2 के लंबवत है तो L2 भी तो L1 के लंबवत है, सममित है, सममित तो है भैया। संक्रामक चेक करो, संक्रामक नहीं होगा। मैंने L1 और L2 का संबंध ले लिया, यानी कि जो L1 रेखा है ये L1 ले लो और ये L2 ले लो, आपस में लंबवत है। और L2 का संबंध ले लो L3 के साथ, यानी कि L2 रेखा L3 पर लंबवत है, ये L3 है, इस पर लंबवत है। तो L1 और L3 आपस में लंबवत होगा, नहीं होगा, ये तो क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। ये लंबवत कहाँ से होगा, तो संक्रामक नहीं है। तो ये सिर्फ क्या है, सममित है, ओनली क्या है, सिर्फ सममित है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बड़े नंबर में भी आता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है जी, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक मापांक फलन है, फलन जा रहा है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, लगातार 22 में 23 में 24 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये क्या क्या अच्छा था, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो देखो मेरे भाई, ये क्या किया कि नहीं चेक करके बताता हूँ, ठीक है। दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे अभी आपके सामने। ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, ये x है, ये y मेरा मापांक फलन है, ठीक है। मैंने x क्या ले लिया, r से लेना है, x ले लिया मैंने -1 यहाँ रखूंगा, बाहर आके +1 हो जाएगा, मापांक फलन है, बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है। 1 रखूंगा, 1 का बाहर आके 1 होगा। तो यहाँ देखो, दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये क्या की होगा, नहीं होगा, ये बहु क्या की है, तो ये क्या की नहीं है, ये क्या की नहीं है। उसके बाद देखो, आच्छादक होगा क्या, आच्छादक होगा क्या, नहीं होगा, आच्छादक भी नहीं होगा, क्योंकि आप चित्र से ही समझ चुके होगे, चित्र से समझ चुके होगे। इसके पास r है, इसके पास r है, ये x है और ये y है। जो अटैचमेंट यहाँ पर हो रही है सिर्फ पॉजिटिव संख्याओं की हो रही है। r है वास्तविक संख्या, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव सारे प्रकार के नंबर है, जैसे कि सपोज करो 1 है, -1 है, 2 है, माइनस का 2, ठीक है, 1/2 होगा, √3, इस प्रकार के सारे नंबर्स है वास्तविक संख्या के पास। तो इसका जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही है, ओनली पॉजिटिव नंबर्स का है। जो प्रतिचित्र मिलेगा ना आपको, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही मिलेगा। इन बेचारों की का क्या कसूर है, ये बेचारे सारे छूट जाएंगे नेगेटिव वाले। और एक का भी प्रतिचित्रण अगर छूट जाए तो वो क्या होता है, आच्छादक नहीं होता है। तो ये ना तो एक क्या की है ना आच्छादक है, आच्छादक ये नहीं है, ठीक है। तो एक क्या की और आच्छादक है गलत, बहु एक क्या की और आच्छादक है गलत, एक क्या की किंतु आच्छादक नहीं गलत, ना तो एक क्या की और ना ही आच्छादक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके।
चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि हमारे पास समुच्चय ए हमें दे रखा है 1 2 3 और बी दे रखा है 2 3 4, ए से बी में फलन कौन सा होगा? देख लेते हैं फटाफट। ऑप्शन नंबर ए में आ जाओ। 1 मुझे 2 दे रहा है और 1 मुझे 3 भी दे रहा है। यहीं पे रुक जाओ। एक इनपुट 2 आउटपुट कभी नहीं दे सकता फलन में, तो ये फलन तो नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे आ जाओ। 1 मुझे 3 दे रहा है, 2 मुझे 4 दे रहा है। ठीक है, 2 मुझे 4 दे रहा है, लेकिन ये 3 का तो पता ही नहीं चल पा रहा है क्या दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सी पे आ जाओ। सी पे आ जाओ। 1 मुझे 3 दे रहा है, 2 मुझे 2 दे रहा है और 3 भी मुझे 3 दे रहा है। सभी इनपुट का आउटपुट से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। यहाँ पर खाली नहीं छूटना चाहिए कोई भी। इधर भले ही खाली छूट जा रहा है, इससे मतलब नहीं है। 2 3 4 है इसके पास, आप कहोगे सर 4 का तो छूट जा रहा है, इसका खाली छूट सकता है, इसका कभी खाली नहीं छूटना चाहिए। तो ये हमारा फलन हो जाएगा। डी का देख लो। 1 मुझे 2 दे रहा है, 2 मुझे 3 दे रहा है और 3 मुझे 2 दे रहा है। ठीक है, और फिर 3 मुझे को 4 भी दे रहा है। तो एक इनपुट 2 आउटपुट दे रहे हैं, फलन नहीं होगा। एक इनपुट कभी भी 2 आउटपुट दे रहा होगा ना, उस स्थिति में वो फलन हो ही नहीं सकता। एक स्टेटमेंट याद रखिए दिमाग में, ठीक है? जितने भी फलन होते हैं वो संबंध होते हैं। ठीक है, जितने भी फलन है वो संबंध होते हैं, लेकिन सभी संबंध फलन नहीं होते। हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन सारे फलन संबंध होते हैं, लेकिन सभी संबंध फलन हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। ये क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो दिमाग में रखिए। दिमाग में रखने से अच्छा कॉपी में भी एक जगह लिख लीजिए। अभी दिमाग में क्या पता कल तक भूल जाओ, तो लिख लो कि सभी फलन संबंध होते हैं, परंतु सभी संबंध फलन हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे माना ये x में 3 अवयव है, y में 2 अवयव है, x से y तक फलनों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? फलनों की संख्या। तो जब भी फलनों की संख्या है, ध्यान से देखो इस प्रश्न में क्या बोला है, x से y। x से y तो फॉर्मूला क्या होगा? x से y बोला ना, तो y की पावर x लगा दो। y में कितने अवयव है? 2। x में कितने अवयव है? 3। तो आंसर आ जाएगा 8। क्या 8 है ऑप्शन में? बिल्कुल, आंसर आएगा 8। उत्तर क्या आ जाएगा? 8। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। मैंने बोला था एक क्वेश्चन ले रखा है कि यदि फलन x से y में एक आच्छादक फलन है, तो यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, f का परिसर क्या हो। मैंने आपको बोला था अगर आच्छादक फलन है, अगर फलन आच्छादक है तो तभी हो सकता है जब, देखो ये x है, ये y है, ठीक है? तो आच्छादक फलन तब होता है जब जो रेंज होती है, जो रेंज होती है वो किसके बराबर हो? कोडोमेन के बराबर हो। ठीक है, ऑन टू फंक्शन तभी होता है जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो, यानी कि जब परिसर इसके बराबर हो, सह प्रांत के बराबर हो। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा? परिसर किसके बराबर? सह प्रांत। सह प्रांत क्या है? ये पूरा का पूरा वाई सह प्रांत होता है। किसके बराबर होना चाहिए? वाई के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? वाई के बराबर होना चाहिए। आ गया? कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए? नहीं होनी चाहिए। 2024 का प्रश्न है, पूछा गया है पिछले साल। कह रहे हैं अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू नॉट पर एक संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है कि ए का संबंध बी के साथ है और ए बराबर है 1/b के, तो क्या संबंध सही है? चेक कीजिए। तो पहला हम चेक करते हैं स्वतुल्य, खुद का खुद के साथ। क्या ए का संबंध ए के साथ है, ये हम देखना चाहते हैं। तो ए की जगह ए रखो, बी की जगह पे बी रखो। कोई संख्या खुद का व्युत्क्रम हो सकता है क्या? 2 को हम 1/2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, एक को हम लिख सकते हैं, एक का, बस एक के लिए बात हो रही है। मैथमेटिक्स में वही स्टेटमेंट सही माना जाता है जहाँ पर बात 100% एक्यूरेसी की हो। 1% भी गलत होगा ना तो वो स्टेटमेंट गलत मानी जाती है, ये आप जानते हैं। तो देखो भाई, ये स्वतुल्य नहीं है क्योंकि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। सम्मित की बात कर लेते हैं। सम्मित, देखो अगर ए का संबंध बी के साथ लोगे तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? ए बराबर 1/b होगा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बी इधर ला जाएगा
कैसे लिख सकता हूँ, बट्टे का बी इधर गुणे में आ गया, गुणे के इधर बट्टे में आ गया। अगर ए बराबर 1/b था तो ये संबंध था, बी बराबर 1/a है तो बी का संबंध किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ हो जाएगा, यानी कि ये सम्मित है। अब आ जाओ संक्रामक चक्र होगा कि नहीं, संक्रामक होगा या नहीं चेक कर दें। देखो यदि ए का संबंध बी के साथ लोगे, बी पे खत्म हो तो बी से स्टार्ट करोगे। अगर बी का संबंध सी के साथ लोगे तो हमें दिखाना ए का संबंध सी के साथ। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार मैं लिख सकता हूँ ए बराबर 1/b, बी का संबंध सी के साथ है तो मैं लिख सकता हूँ बी बराबर 1/c। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बी के मान को उठाकर यहाँ रख दूंगा, रख दो, बी का मान है 1/c, बट्टे का सी इधर के गुणे में आ जाएगा। ए बराबर सी आ गया, हमें चाहिए था ए किसके बराबर है, ए बराबर 1/c चाहिए था, यहाँ तो ये बराबर सी आ जा रहा है, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा, ये सिर्फ सम्मित होगा। स्वतुल्य है किंतु सम्मित और संक्रामक नहीं है, गलत, सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे ए में इतने अवयव हैं, बी में इतने अवयव हैं, फलन हमें ये दे रखा है, ए से बी कैसा फलन है, तो चित्र बना के देख लेते हैं कैसा फलन है। देखो, एक मुझे 4 दे रहा है, ठीक है, 2 मुझे 5 दे रहा है, ठीक है, 3 मुझे 6 दे रहा है। हाँ, ये ए है, ये बी है, ए में अवयव है 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, बी में अवयव है 4 5 6, ठीक है, 7 भी है, 7 का छूट गया। ओके, सो देखो, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, ये क्या की तो है। उसके बाद 8 तक है क्या, 8 तक नहीं है क्योंकि 7 का प्रतिशत यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो छूट गया, सबका मिल रहा है तो 8 तक नहीं है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जब सबका मिल रहा हो बस एक का छूट जाए। ठीक है, देखो सारे अवयवों का मिल रहा है, सिर्फ एक का ही छूटा है, इसे कहते हैं इनटू फंक्शन। जब सभी अवयव का प्रतिचित्रण मिल रहा हो लेकिन सिर्फ एक का छूट गया, सिर्फ एक का, तो उसे हम कहते हैं इनटू फंक्शन। इनटू को हिंदी में क्या कहते हैं यार, नाम याद नहीं आ रहा है, अंता पता नहीं कैसा क्या बोलते हैं, जो भी होगा मैं लिख दूंगा कमेंट में, लेकिन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, मैं ऐसा टीचर हूँ जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में बढ़िया से पढ़ा सकता है। आपको पता है जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाता था, सिर्फ और सिर्फ बीएससी एमएससी इंग्लिश मीडियम में पूरी मैंने पढ़ाई है। उसके बाद 9 10 11 12 मैंने पढ़ाई है इंग्लिश मीडियम में पूरी, जाके देखोगे सारा वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद मैंने सबसे लास्ट में हिंदी मीडियम में शिफ्ट किया है। ठीक है, और अब फिर से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने वाला हूँ इस साल। तो इसके साथ साथ ये जो चैप्टर है वो हमने ख़त्म कर ली है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी मेरा हमेशा मानना है कि कॉन्सेप्ट ही आपका किंग है। अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आप हमेशा अच्छा ही करोगे उस विषय में। ठीक है, पूरी गणित मैंने बढ़ा रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।